नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टेस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों हमने इस यूट्यूब चैनल पर पशु परिचर का संपूर्ण बैच निशुल्क करवाने की घोषणा की थी, उसके अंतर्गत हमारी मैथ की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी थी। उसकी दो क्लासेस, साधारण ब्याज के टॉपिक की दो क्लासेस हम पहले ला चुके हैं। उसके अंतर्गत हम साधारण ब्याज के अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को देख चुके हैं, उन्हें समझ चुके हैं और उनके माध्यम से उस टॉपिक को अच्छे से हमने क्लियर कर चुके हैं। आप में से जिन साथियों ने, जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं और यहाँ इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, अगर आपने इससे पहले के दो वीडियो, जो कि 25 से 30 मिनट की क्लासेस है, दोनों अलग अलग, तो आप उनको ज़रूर देखें, आपको अच्छे से साधारण ब्याज समझ में आ जाएगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज से हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक आता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत सबसे पहले इसके बारे में कुछ साधारण जानकारियां हम देखते हैं। सबसे पहले कि जब कोई राशि किसी निश्चित समय के लिए उधार दी जाती है तो प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़कर बने मिश्र धन को अगली अवधि के लिए मूलधन मानकर पुनः वही प्रक्रिया दोहराते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। देखिए, साधारण ब्याज में जैसे हमने 100 रुपए किसी से उधार लिए तो वहां पर वार्षिक ब्याज जुड़ेगी कि 10% के हिसाब से है, तो वो एक साल हो जाने पर उसका 10% जुड़ेगा, यानी 110 हो जाएगा। फिर अगले साल वही 10% जुड़ेगा, किसका? मूलधन पर। हमेशा हर साल, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 20 साल हो जाए, ब्याज पर, तो वो ब्याज जो जुड़ता है केवल मूलधन पर ही जुड़ता है। जैसे असली राशि, जो मूल राशि थी, वो हमारी 100 रुपए थी, तो चाहे वो 10 साल बाद दे, 20 साल बाद वो राशि लौटाई जाए, हमेशा हर साल का उस पर 10 रुपए, अगर 10% की दर है तो 100 का 10% 10 रुपए होता है, तो हर साल उस पर 10 रुपए ही ब्याज लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं मूलधन के रूप में, और उस पर ब्याज की दर निर्धारित की गई है 10%, तो उस पर पहले साल आपका ब्याज समेत धन हो जाएगा 110। अगर आपने उस साल भी अगर पैसे नहीं लौटाए और उस पर 2 साल निकाल दी, तो अगले साल उस पर 10% किस पर लगेगा? अब जो पहले साल में ब्याज और मूलधन, ये तो थी मूल राशि 100 रुपए, जब पहला वर्ष हुआ तो उसमें 10% के हिसाब से वो हो गई 110। अब अगला जो वर्ष होगा अगला जो वर्ष होगा उस पर यही राशि पर ब्याज, साधारण ब्याज में तो इसी पर लगता है 10 रुपए, और साधारण ब्याज में होता है 120। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, इसी 110 पर ब्याज पर भी, यानी इसमें 100 रुपए तो मूल राशि है और 10 रुपए ब्याज है, ब्याज का भी ब्याज लगेगा, ब्याज का भी क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। तो यही होता है अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज, अर्थात प्राप्त ब्याज को उस राशि में जोड़कर पुनः ब्याज ब्याज पर ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी कि इस प्रकार का जो हमारे पास ब्याज लगा है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज की शर्त वार्षिक है तो वह वर्ष में एक बार हिसाब करता है। अब इसमें क्या होता है, एक समय, उधार देने से पूर्व उधार लेने वाले और उधार देने वाले के बीच में एक समय निर्धारित कर दिया जाता है कि भाई हमारा जो हिसाब है वो एक वर्ष में होगा, 6 माह में होगा या 3 माह में होगा। तो यदि ब्याज की शर्त वार्षिक है, क्या है? ब्याज की शर्त अगर वार्षिक है तो वर्ष में एक बार हिसाब होता है। क्या होता है? वर्ष में एक बार हिसाब होता है। यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक है तो वर्ष में 2 बार हिसाब करता है, यानी कि हर 6 माह में, 6 माह के बाद। अगर उन्होंने ये निर्धारित किया है कि हम अर्धवार्षिक दर पर ब्याज लिया जाएगा, तो वो हिसाब करना पड़ेगा उसको, हर 6 माह में हिसाब करना पड़ेगा, हर 6 6 माह में, यानी साल में 2 बार हिसाब होगा। यदि ब्याज की शर्त त्रैमासिक है
ब्याज की शर्त त्रैमासिक है यानी 3 मास की है, तो वर्ष में 4 बार, तो वर्ष में 3-3 मास के कितने टुकड़े होते हैं? 4 टुकड़े। तो 4 बार हिसाब करना पड़ेगा, हर तीन माह बाद, फिर 6 माह, फिर 9 माह पर, फिर 12 माह पर। ये कितने हो गए? 4 बार। तो अगर ब्याज की दर त्रैमासिक है तो वह 4 बार हिसाब करता है। आपको प्रश्नों में भी कई, एक तो वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से पूछा जाएगा, फिर आपको दिया होगा कि यदि ब्याज दर 6 माही है या ब्याज दर त्रैमासिक है, तो आप इसका जो भी आगे पूछेगा प्रश्न में, तो उस हिसाब से हमको ये भी देखना है कि ब्याज दर अर्धवार्षिक है, 6 माही है या त्रैमासिक है। अब इसमें करना क्या है आगे? राशि कई प्रकार की शर्तों पर उधार देते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास वार्षिक दर। वार्षिक दर का अर्थ होता है कि उस राशि का एक वर्ष में हिसाब करके प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़ते हैं। दूसरी होती है अर्धवार्षिक। इसका अर्थ है कि वर्ष में 2 बार हिसाब करके प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़ते हैं। जब ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो दर को आधा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समय को दुगना, दर को आधा और समय को दुगना समझ लेते हैं। साथियों, जैसा कि मान लो आप हमारे निर्धारित हुआ किसी उधार देने वाले और उधार लेने वाले के मध्य निर्धारित हुआ कि 10% वार्षिक ब्याज दर है। 10% क्या है? वार्षिक ब्याज दर है। और ये दी जा रही है 6 माह के हिसाब से। कितनी? अर्धवार्षिक ब्याज दर के हिसाब से दिया जा रहा है। अब अर्धवार्षिक पर हिसाब होना है, 6 माह पर हिसाब होना है, तो दर को क्या कर देंगे? दर ये 10% जो अभी है वो है पूरे वार्षिक की, तो अर्धवार्षिक की क्या हो जाएगी? 5%। जबकि समय है 1 वर्ष, जबकि हिसाब हो रहा है हर 6 माह पर, तो समय हम वहां अंकों में दो रखेंगे। वहां पर समय कितना रखेंगे? 2। भाई 6 माही 2 बार आ रही है, तो वहां पर समय रखेंगे 2 और दर को कर देंगे आधा। किसमें? अर्धवार्षिक में। अर्धवार्षिक में ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो दर को आधा कर दो और समय को कर दो दुगना। समय 2 वर्ष है, तो उसमें 6-6 माह के कितने टुकड़े होते हैं? 4, यानी 2 वर्ष को अपन करेंगे वहां पर 4 में। और 2 वर्ष की अगर दर मान लो 10% है, 2 वर्ष की मान लो दर, तो इसको दर को आधा नहीं करेंगे। अब दर को आधा करने की 2 वर्ष में 10%, दर तो वार्षिक ही होगी, दर तो हमेशा 6 माह में आधी हो जाएगी। अगला आता है त्रैमासिक दर। इसका अर्थ है कि राशि का एक वर्ष में 4 बार 3-3 माह पर हिसाब करके प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? मूलधन में जोड़ते हैं। जब ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो तो वही बात, जैसे अर्धवार्षिक में तो हमने दर को कर दिया था आधा, लेकिन इसमें करेंगे दर को चौथाई, क्योंकि दर तो वार्षिक दी होती है ना पूरी, हमारे पास 12 माह की दर दी होती है वार्षिक, तो उसको 3 माह की बनाने के लिए इसमें 4 का भाग लगाएंगे, क्योंकि 3-3 माह के 4 टुकड़े होते हैं 12 माह में। तो वार्षिक दर को 4 से भाग देकर त्रैमासिक दर निकालेंगे और समय को करेंगे चौगुना। 1 वर्ष है तो उसको 3-3 माह के कितने टुकड़ों के रूप में लिखेंगे? 4 टुकड़ों के रूप में लिखेंगे, तो समय हो जाएगा चौगुना। अर्धवार्षिक में दर आधी, समय 2 गुना। त्रैमासिक में दर को 1/4 और समय को 4 गुना कर देते हैं। आगे चलते हैं। माना मूलधन हमारे पास, अब कुछ सूत्र देखते हैं हम। साथियों, सूत्र हम समझने की दृष्टि से एक बार देख लेते हैं, और सवाल जो है हम सूत्र के हिसाब से भी एक बार समझने का प्रयास करेंगे, और उसको अधिक शॉर्ट तरीके से हम कैसे हल कर सकते हैं वो तरीका भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मूलधन हमारे पास P है, दर R% से दर को हम दर्शाते हैं और समय को हम T वर्ष से दर्शाते हैं। तो जब ब्याज वार्षिक देय हो तब चक्रवर्ती मिश्रधन, यहाँ पर साथियों साधारण ब्याज पढ़ा था अपन ने, तो साधारण ब्याज में डायरेक्ट ब्याज का सूत्र पढ़ते हैं कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट मूलधन प्लस ब्याज के रूप में क्या आता है? मिश्रधन, उसका सूत्र होता है। तो ये होता है हमारे पास P, यानी कि मूलधन कोष्ठक में 1 प्लस दर बटे 100, और यहाँ आ जाता है हमारे पास समय, यहाँ आ जाता है समय, घात में आता है
समय जब साधारण रूप से वार्षिक हो, साधारण रूप से, ना तो अर्धवार्षिक ना त्रैमासिक की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम कहते हैं वार्षिक है, यानी प्रश्न में अगर दर दी हुई है 10%, तो ना उसको आधा करना है, ना 4 गुना, ना चौथाई करना है, केवल वार्षिक में जो दी हुई है वही दर रखनी होती है। अब ये पॉइंट हो गया अपने पास। अब बात आती है जब ब्याज 6 माही देय हो, जब ब्याज 6 माही देय हो तब दर, दर क्या हो जाएगी, आर प्रतिशत है वार्षिक, तो दर आर प्रतिशत से बटे 2 करनी पड़ेगी। जबकि समय करना पड़ेगा, जबकि समय यहाँ पर करना पड़ेगा 2 गुना 6 माही। जब 6 माही देय हो तो समय अगर 1 वर्ष है तो उसको हम लिखना पड़ेगा, टी है समय हमारे पास, कितना है समय, टी, तो उसको हमें 2T लिखना पड़ेगा, हमें 2T लिखना पड़ेगा, यानी कि उसको डबल करना पड़ेगा। तब चक्रवर्ती मिश्रधन क्या हो जाएगा हमारे पास, तब चक्रवर्ती मिश्रधन हो जाएगा मूलधन, हमारे पास दर है 1 प्लस दर का क्या हो गया, R/2 इंटू वही दर को हम 6 माही में आधा करते हैं, और यहाँ समय हो जाएगा हमारे पास 2T। अब बात करते हैं अगर तिमाही देय हो तब दर, तिमाही में हमने पढ़ा था 3-3 माह के 4 टुकड़े होते हैं, वार्षिक दर के हिसाब से देखें तो उसको दर को 3 माह की दर बनाने के लिए, वार्षिक दर को 3 माह की दर बनाने के लिए जो भी दर दी हुई है उसको 4 से भाग देते हैं, यानी 1/4 कर देते हैं। जबकि समय, जबकि समय जो होता है वो अगर एक वार्षिक दिया हुआ है, वर्ष में समय दिया होता है, तो समय को हम गुणा 4 करते हैं, तो 4T हो जाता है हमारे पास समय। और इस प्रकार मिश्रधन का जो सूत्र बनता है वो P1+R/4 × 100 और घात में आती है 4T। ये कुछ सूत्र है, सबसे मेन सूत्र जो साधारण आपको वार्षिक देय, वार्षिक देय पर ध्यान रखना है मिश्रधन का, P1+ दर बटे 100 और इसकी घात के रूप में आता है समय। साथियों अब आगे हमने यहाँ तक देखा, इसके जो एक थ्योरी पार्ट था चक्रवर्ती मिश्रधन टॉपिक के अंतर्गत, कुछ सूत्र हमने देखे, कुछ इनकी सामान्य सी जानकारी ली, भाई वार्षिक दर होती है तब दर और समय क्या लेते हैं, अर्धवार्षिक होती है तब दर समय क्या किस प्रकार से लेते हैं, और त्रैमासिक जब होती है तो उस समय हम दर को किस प्रकार लिखते हैं और समय को किस प्रकार लिखते हैं। अब आगे हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न हमारे पास आता है, 10,000 रुपए की राशि 10% की दर से 3 वर्ष में कितना चक्रवर्ती ब्याज देगा, कितना चक्रवर्ती ब्याज देगा। हमने सूत्र हमने देखा था मिश्रधन का, किसका, मिश्रधन का, जबकि पूछ हमसे रहा है चक्रवर्ती ब्याज। तो सबसे पहले साधारण बेसिक तरीके से इसको समझते हैं कि सूत्र था हमारे पास मिश्रधन का, सूत्र था हमारे पास मिश्रधन का कि मूलधन 1+ दर बटे 100 और इसकी घात यहां पर आता था हमारे पास, घात में आता था समय। ये साथियों हमारे पास चक्रवर्ती मिश्रधन का सूत्र था, किसका सूत्र था, चक्रवर्ती मिश्रधन का। सूत्र के हिसाब से पहले हम देख लेते हैं, चलिए मिश्रधन वाले सूत्र में जमा दीजिए। यहाँ पर हमारे पास P है 10,000, यानी मूलधन है हमारे पास 10,000, इसके बाद 1+ दर बताओ, दर है 10%, दर है 10% बटे में 100 और समय है हमारे पास 3 वर्ष, समय है हमारे पास 3 वर्ष। ये सवाल हमारे पास जम चुका है, अब इसको आगे हल करते जाइए। 10,000, इसके लघुत्तम लेने पर 100 एकम 100 और ये हो जाएगा हमारे पास, कोष्टक खोलेंगे गुणा में आता है 10 एक, ये लघुत्तम लेने पर दोनों का लघुत्तम आएगा 100, 100 को 1 से गुणा, 100 एकम 100 और ये 100 + 10 110, 110 बटे 100 और इसकी घात 3। 10,000 गुणा 110 को
पूरी तरह हम इसको 110 बटे इसको हल कर दीजिए। 10,000 में आती है हमारे पास 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो, यहाँ की 2 जीरो से 2 जीरो, 11 × 11 121 इंटू 11, ये आता है हमारे पास 11, 11 × 11 121, और 121 को 11 से गुना करने पर हमारे पास आता है 'करके देख लेते हैं यहाँ पर 121 गुना, ये है हमारे पास 11, 110 है, 110 की जीरो लगा देते हैं, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 23, बच गए 2, 13,310। ये क्या आता है हमारे पास? मिश्रधन। ये क्या आता है हमारे पास? चक्रवर्ती मिश्रधन। सवाल में क्या पूछा है हमसे? चक्रवर्ती ब्याज। ब्याज कब निकलेगा? मूलधन और मिश्रधन का अंतर, यानी कि जो हमारे पास मिश्रधन ये आया है, ये हमारे पास 13,310 जो मिश्रधन आया है, इसमें से मूलधन घटा दो, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा ब्याज 0133। ये हमारे पास आ गया चक्रवर्ती ब्याज 3,310 रुपये। ये तो था एक सूत्र से, एक बेसिक तरीका था। अब हम इसको दूसरे तरीके से देखें। अब हम इसको एक साधारण शॉर्ट तरीके से इसको करना चाहें, तो इसका उत्तर तो हमारे पास ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम इसको एक दूसरे तरीके से देखेंगे। देखो, राशि है हमारे पास 10,000 रुपये, ब्याज 3 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा? दर है हमारे पास 10%। इस पर 3 वर्ष के लिए हमारे पास क्या लगना है? चक्रवृद्धि ब्याज। ये हो गया फर्स्ट वर्ष, ये हो गया सेकंड वर्ष, और ये होगा थर्ड वर्ष। दर है हमारे पास पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%। ये यहाँ सारी चीज़ें पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें सवाल को जमाने का एक तरीका है। बाकी अब जब आपको समझ में आ जाए तो कोई भी चीज़ लिखने की आपको आवश्यकता होगी नहीं। 10,000 का 10% पहले साल। बताओ, 10,000 का 10%, 10,000 किसी भी चीज़ का, यहाँ से 10,000 का 1% होगा 100, और 10% होगा 1,000। ये हो गया 1,000। वही दूसरे साल भी 10,000 का 10%, 1,000, तीसरे साल भी 1,000। लेकिन पहले साल 1,000 हो गया, दूसरे साल इस पर मूलधन पर तो 10% लगा ही लगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हमने परिभाषा के अंतर्गत देखा था कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल पहले साल का जो ये ब्याज था 1,000 रुपये, इस पर भी दूसरे साल ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? वही 10%। 10%, 10,000 का 10% होता है 100। तो दूसरे साल समेत ये ब्याज हो गया। अब तीसरे साल में क्या होगा? तीसरे साल का तो लगेगा ही मूलधन पर, मूलधन पर तो 10% लग ही रहा है। इसके अलावा जो दूसरे साल तक जो ब्याज लगे हैं उन पर भी ब्याज लगेगा। पहले साल का लगा है 1,000, इस पर भी ब्याज लगेगा। पहले साल का लगा है 1,000, इस पर भी ब्याज लगेगा 10%, 100। दूसरे साल का लगा है, इस पर भी ब्याज लगेगा 10%, 100। और दूसरे साल का ये जो पहले साल के ब्याज पर ब्याज लगा 10%, वो हुआ 100, और इस पर भी ब्याज लगेगा, ये हुआ 10% के हिसाब से 100 का 10% 10 ही होगा। तो ये हमारे पास टोटल ब्याज आ गया। एक बार और समझ लीजिए। भाई 3 साल के लिए ब्याज लग रहा है 10,000 पर 10% के हिसाब से। तो पहले साल 10,000 पर 10% के हिसाब से लगा 1,000 रुपये। पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान ही होते हैं, पहले साल में कोई अंतर नहीं आता। अंतर आता है दूसरी साल में, तब
दूसरी साल में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के ब्याज पर भी लगता है। तो अब क्या होगा, 10% तो इस पे लगना ही है, लेकिन अब 10% इस पर भी लगेगा, जो कि पहले साल का ये ब्याज है, तो इसका 10% 100 हो जाएगा। ठीक है। तीसरे साल में वही प्रक्रिया, तीसरी साल का ब्याज तो लगना ही है, मूलधन पर तो लगना ही है, 10%, 1,000 रुपये वो तो लगना ही है, लेकिन इन तीनों पर भी 10-10% लगेंगे। इसका 10% लिख लो, 100 रुपये, इसका 10% लिख लो, 100 रुपये, 100 का 10% लिख लो, 10 रुपये। ये 3 साल, तीसरे साल का ब्याज है। अभी अलग अलग सालों के ब्याज आ गए। आपसे कहूँ पहले साल का ब्याज 1,000, दूसरे साल का 1,100, 1,000 और 100, और तीसरे साल का 1,000, 100, 100, 10। अब जो ब्याज लगा वो हमारे पास टोटल ब्याज 3 साल का ये है। टोटल ब्याज क्या है 3 साल का, ये है। अब इसको जोड़ लीजिए आप, 1,000, 1,000, 1,000, 3,000, 100, 100, 100, 300, 3,300, और 3,300 और 10, 3,310। ये डायरेक्ट ब्याज आता है। वहां पहले सूत्र के हिसाब से हमको मिश्रधन निकल कर आएगा, और मूलधन में से फिर उसको घटा के फिर ब्याज हमको निकालना पड़ता है, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट निकल के आता है हमारे पास ब्याज। तो ये तरीका आपको हम जब अगले सवाल करेंगे तो और अच्छे से, जब बार बार प्रैक्टिस में आएगा तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इससे आसानी से हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो इस सवाल का उत्तर होता है अपने पास 3,310 रुपये, बी ऑप्शन। अगला सवाल, 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति 6 माही देय हो। इसको भी दो ही तरीके से देखते हैं। पहले तो हमने 6 माही में बताया था कि 6 माही में करते क्या है, दर को तो कर देते हैं आधी, और समय को कर देते हैं, दर को करते हैं आधा, और समय को करते हैं भाई, एक साल में 6 माही दो आएगी ना, तो समय को करते हैं दुगुना, समय को करते हैं दोगुना। दर को आधी कर दो, यहाँ पर दर हो जाएगी हमारे पास 10% है, तो उसको आधी कर देंगे, 10%, दर हो जाएगी हमारे पास 5%। समय 1 वर्ष है, तो समय हमारे पास हम रखेंगे 2, समय क्या रखेंगे 2, वर्ष नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2 6 माही हो जाती है हमारे पास, वो दो क्या हो जाती है, 1 वर्ष में 2 6 माही हो जाती है। आप तो संख्यात्मक रूप से लिख लीजिए 2, और दर हमारे पास 5%। अब उसी प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए, जबकि ब्याज प्रति 6 माही देय हो। चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन का सूत्र लगाते हैं, तो मिश्रधन हमारे पास 16,000 गुणा 1+दर बटा 100, 1+दर बटा 100, 5/100, और समय हमारे पास 2, 100 एकम 100 और 105, 105 की घात 2 है, तो यहाँ पर हम 16,000 गुणा 105/100 इंटू 105/100, तो यहाँ पर हमारे पास, या फिर आप ये है हमारे पास 16,000 रुपये और 100, इसको आप काट लीजिए 5 से 20 बार, 5 से 21 बार, 5 से 20 बार, 21 बार, 5 से 20 बार, यहाँ पर 2 जीरो, ये 2 जीरो गई, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ये 40 बार, 21, 21, 21 गुणा 21, 441 इंटू 40, ये हमारे पास हो जाता है 4 एकम 4, 4 चौकी 16, और 4 एकम 4, 4 चौकी 16 और 1 17, 17, 460। जब इनको हल करते हैं हम, हमारे पास आता है 17,460, जो कि क्या है हमारे पास, मिश्रधन, जो कि क्या है हमारे पास, मिश्रधन। तो ब्याज प्रति 6 माही देय हो, तो ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज के लिए मूलधन में से मिश्रधन को, मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हैं, यानी कि इसमें मूलधन घटाएंगे, इसमें से क्या घटाएंगे, मूलधन घटाएंगे। मूलधन हमारे पास था 16,000 रुपये, तो इसको घटाने पर हमारे पास आ जाते हैं 1,640 रुपये, हमारे पास आ जाते हैं बी ऑप्शन, 1,640 रुपये। ये तो था सूत्र से। अब इसका दूसरा तरीका, हमारे पास आ जाता है, जो वही इससे पहले वाले सवाल में हमने किया था।
देखिए हमारे पास सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूलधन कितना है 16,000 रुपये। 10% वार्षिक दर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 1 वर्ष में 6 माही हो जाएगी हमारे पास दो, 6 माही। और चक्रवृद्धि ब्याज की दर है हमारे पास 10%। 6 माही के हिसाब से वो हो जाएगी आधी, 5% हो जाएगी, 5%। अब 16,000 का 5%, 1% होगा। जैसे 100 होता है हमारे पास, तो इसका 1% होता है 1, 10% होता है 10, 2 जीरो हटाने पर। 16,000 का 1% होता है 160, 160 गुणा 5, 800। 16,000 का 5%, 800, या फिर आप अलग से निकाल सकते हो उसको। 16,000 का 5%, 5/100, 100 करोगे, 2 जीरो, 16×5 = 80, 800। 16,000 का 5% क्या आता है 800, तो ये आ जाएगा 800। दूसरे साल भी लगेगा 800। अब दूसरे साल पहले साल का ब्याज ब्याज पर वही 5% लगेगा। तो 800 का 5% होता है हमारे पास, 800 का 5% होता है हमारे पास 8×5 = 40। अब जोड़ दो इनको, यही हमारे पास ब्याज है पहले साल का ब्याज। और दूसरे साल पर 8, पहले साल पर 800 5% के हिसाब से, दूसरे साल पर 800 5% के हिसाब से, और पहले साल का ब्याज पर भी ब्याज लगता है वही 5% के हिसाब से, 40 रुपये। 800 800 1600, 1640 रुपये। उत्तर हो गया हमारे पास 1640 रुपये। अगला सवाल, 6,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। 2.5 वर्ष का। अब तक हम 1 2 3 वर्षों की ज्ञात कर रहे थे, अब 2.5 वर्ष का ज्ञात करना है। कोई, अब आपको हम उसी तरीके से बताते हैं जिस तरीके से हम शॉर्ट में करते आ रहे थे। 6,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 2.5 वर्ष, तो इसको कर लेते हैं हम 3 वर्ष ही। पहले पहले क्या करते हैं हम, पहला दूसरा और तीसरा वर्ष मानते हैं हम 3 वर्ष का है। कैसे मानते हैं वो लास्ट में बताऊंगा आपको। पहले आप इसको करो 3 वर्ष के हिसाब से। 10% है, 6,000 का 10% क्या होगा 600। दूसरे साल भी 3 साल तक मूलधन पर तो जो 10% के हिसाब से मिलेगा हर साल, लेकिन सेकंड दूसरी साल में 600 का भी 10% आएगा, यानी कि 60 रुपये। तीसरी साल में इसका 10% 60, इसका 10% 60, और इसका 10% 6। आए समझ में। पहले साल, तीनों साल तो 600 रुपये 10% के हिसाब से तीनों साल आएंगे, लेकिन दूसरे साल इस पहले साल का ब्याज 600, इस पर 10% 60 ये मिलेंगे। तीसरे साल पहले साल का ब्याज 600, उस पर 10% 60, दूसरे साल का ब्याज 600, उस पर 10% 60, दूसरे साल का ब्याज 60, उस पर 10% 6। अब हो गया ये तो है हमारे पास पहले साल का, ये है हमारे पास दूसरे साल का, 2 साल का। ये हमारे पास तीसरे साल का है, ये हमारे पास क्या है तीसरे साल का। लेकिन हमें तीसरे साल का नहीं चाहिए, हमें हम क्या चाहिए, तीसरे साल का पूरा नहीं चाहिए। तीसरा साल हमारे पास आधा ही है, क्या है, तभी तो 2.5 साल बनेंगे। तीसरा हमारे पास साल पूरा नहीं हुआ, वो आधा ही रह गया, यानी आधा साल रह गया, तो ये ब्याज जो है वो भी आधा हो जाएगा। तो तीसरे साल का टोटल ब्याज जोड़ो, 600 60 60 6, 600 60 60 और 6, ये हो जाएगा हमारे पास 600 में 120, 720 और 6 726। इसको 2 से भाग दे दो, आधे साल का ब्याज आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास, आधे साल का ब्याज आ जाएगा 363 रुपये। और बाकी का आप, ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, और ये आधे साल का है। तो 600 और 600 1200, ये हो गया हमारे पास 1260 2 साल का। और इसमें जोड़ दो लास्ट के आधे साल का ब्याज, जो कि है हमारे पास 363 रुपये। ये आ जाएगा हमारे पास 1623 रुपये। इसका उत्तर हो जाएगा 1623 रुपये। अब बेसिक से देखना चाहो इसको साधारण तरीके से, तो सूत्र के हिसाब से, मिश्रधन के सूत्र से, तो वही मूलधन है हमारे पास 6,000, मूलधन है हमारे पास 6,000 गुणा वही 110/100 गुणा 110/100 दूसरे साल का, और तीसरे साल कर लो आप। तीसरे साल में या तो दर को आधा कर दो, 105/100 कर दो। भाई दर 10% पूरा साल नहीं लगेगा, तो 5% ही लगेगा। तो यहाँ पर
3 0, 1 2 3 और 1 2 1 2, 10 बचे। और जब इसको हल करोगे तो बिल्कुल मिश्रधन आएगा, और उसमें से घटाने पर मिश्रधन जो आएगा उसको फिर मूलधन में से घटाना पड़ेगा 6000 में से, और तब जाके आपके पास 1623 उत्तर वही आने हैं। लेकिन ये जो तरीका है इससे हमारे पास ये नहीं होता कि आप सूत्र में जमाओ, सूत्र में जमा के फिर मिश्रधन निकलेगा, मिश्रधन में से आप फिर मूलधन को घटाओ तब जाकर ब्याज आता है। यहाँ हमें डायरेक्ट क्या प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है, और थोड़ा करने में भी ये हल करने में भी थोड़ा आसान होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पिछले में हमने ऑप्शन पर 1623, 5000 रुपए का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। 5000 का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। वही तरीका, 5000 लिखो, कितने वर्ष, 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष कर लेते हैं हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड वर्ष। और कितनी प्रतिशत, 8% दर से, तो दोनों साल 8-8% लगा दो। बताओ 5000 का 8%, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप मन में, और लिख के भी निकाल सकते हो। 8/100, प्रतिशत हटाने पर बटे में 100 लगाते हैं और गुणा करते हैं। ठीक है, 8 पंजे 40, 400 आता है। तो फर्स्ट साल 400, दूसरे साल भी 8%, 400। अब दूसरे साल क्या लगेगा, इस पर भी लगेगा वही, कितना, 8%। 400 का 8% क्या होता है, 400 का 8% क्या होता है, 400 गुणा 8/100, और 8 चौके 32। बताओ टोटल ब्याज, टोटल ब्याज ये हो गया हमारे पास 400 + 400, 800 और 832। बिल्कुल आसान बना दिया हमने सवालों को, बजाय कि उसको सूत्र से करने के। अगला सवाल है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 1352 रुपए हो जाती है, वह धनराशि है। कोई धनराशि हमारे पास 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 1352 हो जाती है। इसको आप या तो मिश्रधन के सूत्र में रख लो, मिश्रधन, चक्रवर्ती मिश्रधन, ये हमारे पास चक्रवर्ती मिश्रधन। तो धनराशि हमारे पास दी नहीं हुई है, जिसका सूत्र पहले हम लिख लेते हैं। इसका सूत्र होता है P1 प्लस दर बटे 100, और यहाँ पर आता है हमारे घात में समय। ठीक है, चक्रवर्ती मिश्रधन दिया है हमारे पास, ये हो जाती है, यानी कि वो क्या है, मिश्रधन, 2 वर्ष बाद हो जाती है, मिश्रधन ही तो है वो, 1352 इतनी हो जाती है। मूलधन है, हाँ, मूलधन P हमें पता नहीं है। 1 प्लस दर है हमारे पास 4/100, और समय, समय है 2 वर्ष। ठीक है, ये हमारे पास सूत्र में जम चुका है। इसको हम हल करेंगे, 1352 बराबर P, ये हमारे पास 100 एकम 100, 100 104, 104/100 इंटू 104 बटे, खोल लेंगे, 2 घात है, 104/100। ये इसको 4 से काट देंगे, 25 चौके 100 और 26 चौके 104, वही 25 और 26 से ये कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1352 P इंटू 26/25 इंटू 26/25। ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये मैं आपको पूरी करके दिखा रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की इस टाइप के, तो आपको फिर कैलकुलेशन आप मन में करके डायरेक्ट उत्तर निकाल दोगे। तो 26 को 26 से ये कट रहा है, 1352, 26 चौके 104, 26 5 131, 26 52 बार, फिर दोबारा 26 से 26 दूने 52, 25 25 625, 625 इधर जाएगा, या पी को इधर ले आओ, तो 25 25 625, और 625 इंटू 2 1250, 625 इंटू 2 1250। तो ये हो जाएगा हमारे पास मूलधन। वो राशि कितनी थी, 1250। देखो चक्रवर्ती मिश्रधन का सूत्र लगाया हमने, सिंपल, पी दर का, ये मैंने सूत्र लिख दिया आपको, फिर हमने सूत्र में जमा दिया। हमारे पास दिया क्या है, ये 2 वर्ष में 1352 रुपए हो जाती है। यहाँ पर चक्रवर्ती मिश्रधन दे दिया और उल्टा पूछ लिया, यहाँ पर हमारे हमसे धनराशि पूछ ली, शुरू की जो मूल राशि थी, मूलधन था, वो पूछ लिया। चक्रवर्ती ब्याज जमा दो, मूलधन को छोड़ दो,
क्योंकि हमें ज्ञात करना है 1 + 4/100 × 2। अब ये मैंने सूत्र के हिसाब से जमाई, आप यहाँ पर डायरेक्ट जितनी भी दर होती है, जैसे 5% हो तो 105/100 लिख दिया करो, और 4% हो तो 104/100, 10% तो 110/100, और घात समय की लिखते हो यहाँ पर, उतनी बार उसको गुणा कर दिया। 3 हो तो 3 बार गुणा कर दिया करो। तो वैसे ही हमने 1 + 4/100, 104/100, 104/100 2 बार किया, क्योंकि घात में समय 2 वर्ष था। तो 104/100, 104/100 ये हमारे पास करते हैं 4 से 25 बार, 26 बार, 26 बार, 25 बार, और 26 से फिर ये 1352, 26 से 1352 करता है 52 बार, फिर दूसरे 26 से करता है 2 बार, और 25 × 25 करने पर आता है 625, 625, और 625 को 2 से गुणा करने पर आता है हमारे पास 1250। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास हो जाएगा बी ऑप्शन, 1250। तो साथियों, ये थे हमारे आज के प्रश्न, जो कि हमने चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत आज कुछ प्रश्न देखे हैं। इसकी हमने पहले थ्योरी और सामान्य जानकारियां चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में यहाँ पर पढ़ी। उसके बाद हमने कुछ प्रश्न लिए, उनके माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज को मैंने आपको सूत्र और शॉर्ट तरीके से, दोनों तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। आप पहले उसका बेसिक समझिए, उसके बाद उस बेसिक को समझने के बाद आप उसको समय को हल करने में जो आपको समय लगता है, प्रश्न को हल करने में जो आपको समय लगता है, उसको आप कम करने का प्रयास कीजिए। कैसे उसको जल्दी से जल्दी प्रश्न को और शीघ्रता से आप हल कर सकते हो, ऐसा आप अपनी प्रैक्टिस में लाइए। ये आपको एग्जाम समय में प्रश्नों को हल करने में काफ़ी मदद करेगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अपन इसके जो कुछ और प्रश्न बचते हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने चक्रवृद्धि ब्याज के अलग अलग प्रकार के कुछ ये प्रश्न देख लिए हैं, और भी जो कुछ टाइप्स इसमें बचते हैं प्रश्न, वो हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल और इस क्लास की लिंक को अपने जो ग्रुप हैं उनमें शेयर करें। हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है जिसमें 22,500 के करीब लोग हमसे जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं। टॉपर्स टेस्ट के नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करें और उस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और हमें इसी प्रकार से सपोर्ट करें। हम आपके लिए संपूर्ण बैच लेकर आ रहे हैं। जीके क्लासेज भी आपकी जल्द आ रही है आपके बीच में। अब सर आपको अच्छा और आरबीएससी बुक्स और पूर्व एग्जाम के पैटर्न पर आधारित कंटेंट हम वहाँ पर आपको उपलब्ध करवाएंगे। साइंस की क्लासेस भी साथियों जल्द शुरू कर देंगे, और इसका जो पशु परिचर का आपका बी पार्ट है, वो उसका कंटेंट हम तैयार करने में लगे हुए हैं। हम आपको उस पार्ट का अच्छे से अच्छा कंटेंट, और जो कि आपके परीक्षा में उससे आपके प्रश्न बन सके, वो कंटेंट हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।